My name is Nishant Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science and we were on the chapter 2. चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर 2 का नाम है फेडरलिज्म. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, हम चैप्टर 2 को भी कंप्लीट करेंगे. चैप्टर 2 फेडरलिज्म को समझने से पहले कि हम इससे पहले कि फेडरलिज्म के अंदर घुसे लाइन बाय लाइन रीडिंग करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेडरलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझें. इसके अलावा इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं उसको समझ लेते हैं ब्रॉड लाइंस में. सबसे पहले फेडरलिज्म का मतलब समझते हैं. फेडरलिज्म को समझने के लिए आपको अपने स्कूल को समझना पड़ेगा. अगर आपने स्कूल समझ लिया तो आप फेडरलिज्म को भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम होंगी, प्रिंसिपल सर होंगे. इसके अलावा आपके यहाँ वाइस प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, इनफैक्ट आपके यहाँ मॉनिटर्स और प्रीफेक्ट्स भी होंगे. कभी सोचा है कि इतने सारे लेवल्स क्यों बनाए रखे हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि केवल प्रिंसिपल मैम वहां से ऑर्डर देते और आप उसको फॉलो करते. ज्यादा से ज्यादा बीच में टीचर्स होते आपको समझाने के लिए. पर ऐसा क्यों है कि इतने सारे हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स आपके स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं? और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए मतलब उसका पर्पस क्या है? सिंपल सा रीजन है. उसका रीजन ये है कि ताकि जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है. मतलब सिंपल है. कोविड की सिचुएशन आई थी. अगर कोविड की सिचुएशन में केवल हमारे पास केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो क्या उनके लिए यह पॉसिबल होता कि वो सिंगल हैंडेडली इतनी बड़ी एपिडेमिक की सिचुएशन, इनफैक्ट पैंडेमिक की सिचुएशन को वो हैंडल कर पाते? भाई गुजरात भी देखना था, राजस्थान भी देखना था, आंध्र प्रदेश भी देखना था, तमाम सारे जितने हमारे स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज थी, उनको देखना था. वो कैसे देख पाए? वो कैसे बेटर तरीके से मैनेज हो पाए? क्योंकि हर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट के लिए कोई ना कोई चीज रख रखी थी. इसी तरीके से जब हम पावर को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो वहीं से फेडरलिज्म का शुरुआत होता है. इंडिया में भी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ उसके प्रोविजंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सेटअप है, वो भी फेडरल स्ट्रक्चर है. मतलब आपने सुना होगा कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार. तो ये जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार है, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश के लिए है. उसके पास कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ मैटर्स होंगे जिसको कि वो देखेंगे. और वहीं पे स्टेट्स के लिए भी, लोकल लेवल पे भी वो लोग अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएं, सारे स्टेट्स अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएं, उसके लिए स्टेट के लिए भी सरकारें बनाई गई हैं. उसका प्रावधान भी है. एक सिंपल सी चीज है. अगर हमारे रूल्स क्लियर हों तो आगे जो गेम होता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी. कहने का मतलब है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई स्टेट अपना कुछ काम कर रहा है, अचानक से जो है ये बोला गया कि नहीं ये तो सेंटर का काम है, ये तो सेंटर को करना चाहिए. इस तरीके का कंफ्यूजन आ सकता है. ऐसा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइंस फॉर्म कर रखी हैं. वो क्या प्रोविजंस हैं, हमारा देश का संविधान कैसे हमारे स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर बनाता है, ये सब हम देखेंगे. ये सब आगे देखना है. पिछले चैप्टर से फेडरलिज्म के बारे में हम कैसे समझते हैं पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पेज पे यही लिखा हुआ है. आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि दो देशों की कहानियां हमने पढ़ी थी. पहला देश था बेल्जियम, दूसरा था श्रीलंका. और सारी जो कहानी थी वो थी पावर शेयरिंग की, पावर को शेयर करने की. बेल्जियम ने इस बात को माना कि हमें पावर डिवाइड कर देनी चाहिए. सारी पावर अगर हम सेंट्रलाइज करके रखेंगे तो उससे हम देश का हो सकता है उसकी यूनिटी खो दें. क्योंकि रीजनल पावर्स जो हैं वो उठ के सामने आ रही थी. वो कह रही थी कि हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम लोकल गवर्नेंस करें. श्रीलंका ने यही मांगना चाहा. उनकी रीजनल जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने मांगना चाहा कि हमें लोकली पावर दो, उनको नहीं दिया गया. और इसलिए आज भी वो देश वो सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है. यानी पावर डिवाइड करना जरूरी है और पावर डिवीजन को ही फेडरलिज्म कहते हैं.
ऐसा नहीं था कि बेल्जियम में उससे पहले पावर डिवाइडेड थी नहीं, या उससे पहले ऐसा नहीं था कि रीजनल गवर्नमेंट्स थी नहीं, रीजनल गवर्नमेंट्स थी, बट वो टोटल किसकी सबऑर्डिनेट थी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट थे। उनको सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ रहे थे, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। जस्ट फॉर द नेम सेक वो रीजनल गवर्नमेंट्स थी। तो क्या हम ऐसे स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने नाम के लिए रख रखा है रीजनल गवर्नमेंट्स को, और उन रीजनल गवर्नमेंट्स को सारी परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़े, तो वो केवल नाम का फेडरलिज्म है, वो काम का फेडरलिज्म नहीं है। संघवाद जिसे हिंदी में कहते हैं, यही इस पहले वाले उसमें लिखा हुआ है, और एक नीचे मैप दे रखा है जो कि ये दिखाता है कि कौन कौन से देशों में फेडरल स्ट्रक्चर है। आइए इसको रीड करते हैं। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional governments. यही सबसे बड़ा चेंज उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया था कि उन्होंने सेंटर की जो पावर है उसको रिड्यूस करके क्या किया था? उसको स्टेट के साथ शेयर किया था, यानी डिसेंट्रलाइजेशन किया था। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर में पावर कर देना, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर को डिस्क्वांडर कर देना, उसको हम शेयर करने वाले हैं। और यही उन्होंने अपने संविधान में सबसे बड़ा चेंज लाया था, जिसकी वजह से उनके देश में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला। They had their roles and powers, but all these powers, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers. Okay, बहुत सारे टीचर्स जो हैं क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने के लिए वो क्या कहेंगे कि बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ उससे पहले वहां रीजनल गवर्नमेंट्स थी नहीं, ऐसा वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं, या फिर एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए आप इस लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि उससे पहले भी रीजनल गवर्नमेंट्स थी, बस फर्क इतना है कि वो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैड दिस रीजनल गवर्नमेंट हैड नो पावर, दे वर द कंप्लीट सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, so they had their roles and powers, but all these powers were given to these government and could be withdrawn by the central government. ये powers जो उनके पास थी उस संविधानिक संशोधन से पहले, उससे पहले वो powers सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो जब चाहे it could take those powers. So अगर वो powers मैं ले सकूं जो मैंने आपको दे रखी है, तो फिर आपकी power हुई कैसे? Okay. So the change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. So 1993 में ऐसा चेंज क्या किया बेल्जियम ने, जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज सबसे बड़ा ये था कि अब जो ये पावर्स दी गई थी, पावर्स इंक्रीज भी की गई थी, और ये भी प्रोविजन ऐड किया था कि अब द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर टेक दोज powers from the regional governments. That was the major change. Okay. Thus Belgium shifted from unitary to federal form of government. So basically ये दो तरीके की गवर्नमेंट हो सकती हैं, एक हो सकता है यूनिटरी, एक हो सकता है फेडरल। यूनिटरी का सिंपल मतलब क्या होगा कि सारी पावर सेंट्रलाइज कर रखी है सेंटर ने, मतलब उनके पास सारी पावर है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट अगर है या नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं, और अगर है तो भी वो क्या होगी? सबऑर्डिनेट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। But when the power is shared between the center and the subsequent levels, state or further deep down level, in that case we call it a federal structure. Sri Lanka continues to be, okay, this slide is for explanation. I will be explaining you wherever it is required. So for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. So अब क्या है, श्रीलंका आज भी क्या है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अभी भी वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने क्या बताया, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? वो गवर्नमेंट वो उस तरीके का स्ट्रक्चर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी पावर्स होंगी। मेरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी। हो सकता है वो रीजनल गवर्नमेंट्स हों, बट वो सारी जो रीजनल गवर्नमेंट हैं वो पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसा भी हो सकता है उनके साथ पावर शेयर कर रखी हो, मगर वो पावर को कभी भी वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। कुल मिला के जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं है, वो यूनिटरी स्ट्रक्चर है। ओके,
तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। तो सारी कहानी ही यही थी कि जो तमिल जो लीडर्स थे जो कि लड़ रहे थे, उनकी डिमांड ही पहले तो दूसरी थी, बाद में उनकी डिमांड ये हुई कि भैया ऐसा है कि हमारे साथ भी पावर शेयर की जाए, क्योंकि जब तक आप हमसे पावर शेयर नहीं करेंगे हम अपने रीजन में डेवलपमेंट नहीं ला पाएंगे। ओके, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने आपसे बताया कि फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म बेसिकली एक ऐसा तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जहां पर पावर डिवाइड होती है सेंट्रल लेवल पे और फिर बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है जिस चीज से वो बनी रहती है उसी को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जैसे आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है तो आपकी सेल्स क्या हो गई, आपकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो गई। ओके, One is the government for the entire country. Usually a federation has 2 levels of government. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली ऐसा कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो केवल 2 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होगा। आप अपने देश में ही देखिए, आपको समझ में आएगा कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर है स्टेट गवर्नमेंट और फिर है लोकल गवर्नमेंट। अब ये लोकल गवर्नमेंट क्या है ये हम थोड़ी देर बाद समझेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं पर ऐसा जरूरी नहीं कि फेडरल स्ट्रक्चर मतलब केवल 2 होगा, हो सकता है 3 हो सकता है 4 लेवल ऑफ स्ट्रक्चर हो। फेडरल का केवल इतना मतलब है कि पावर भाई साहब अच्छे से ऑथेंटिकली डिवाइड की गई है, उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ओके, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि पावर डिवाइड की गई है, पावर डिवाइड की गई है, पावर डिवाइड की गई है। कैसे हो रहा है ये, इसको समझने के लिए हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए। हमने ऑलरेडी बहुत बार ये डिस्कशन कर लिया है पहले की क्लासेस में भी और अब में भी कि हमारे देश में अगर कोई सबसे ऊंची चीज है तो वो है भारत का संविधान। उसी भारत के संविधान में शेड्यूल 7 नाम की चीज है। शेड्यूल 7 नाम की चीज है। यह शेड्यूल 7 में क्या है, 3 लिस्ट बनाई गई है, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में यह साफ साफ बताया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन लेजिस्लेट या एग्जीक्यूट करेगा। आपको पता है गवर्नमेंट का मतलब ही होता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूशन यानी एग्जीक्यूटिव, राइट। सो कौन से सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा, कौन एग्जीक्यूट करेगा, यह संविधान ने बहुत ही साफ साफ डिवाइड कर रखा है। सेंटर के केस में ये लगभग हो जाते हैं 100 सब्जेक्ट, स्टेट के केस में ये हो जाते हैं 61 सब्जेक्ट्स और कॉन्करेंट में ये हो जाते हैं कितने, 52 सब्जेक्ट्स। इन 100 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर कानून बनाने या उसे एग्जीक्यूट करने का हक है तो वो केवल सेंटर का है। 61 सब्जेक्ट्स जो है इसके ऊपर अगर कानून बनाने का हक है या उसे एग्जीक्यूट करने का है तो वो केवल स्टेट के पास है। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जब स्टेट कानून बनाएगा तो वो किसी भी तरीके से आंसरेबल नहीं होगा कि उसने ऐसा कानून क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए था, इससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या नहीं होगा। इसका किसी भी तरीके से स्टेट को, सेंटर को आंसर देने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कंप्लीट अथॉरिटी है स्टेट की कि वो इन सब्जेक्ट्स पे कैसे कानून बनाते हैं और ऑफ कोर्स उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जब वो कानून बनाएंगे तो भारत के संविधान के अधीन रहते हुए उसके प्रोविजंस के ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के उनको बनाना पड़ेगा। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार मतलब ये नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को ही वायलेट कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ना ऐसा सेंटर कर सकता है ना ऐसा स्टेट कर सकता है। अब बात आती है कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा है कि इस लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून बना सकता है। बस फर्क यह है कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी कानून बना दिए गए तो उस केस में सेंटर का जो कानून है वो प्रिवेल करेगा, स्टेट का नहीं। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, आप चाहें तो एक और बार देख सकते हैं उसे। एक चौथी भी लिस्ट होती है जिसे हम कहते हैं रेसिडुअरी लिस्ट। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे टाइम बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है कि भारत के संविधान में वो सब्जेक्ट पहले से मेंशन ना हो। अगर ऐसा कोई नया सब्जेक्ट आता है तो उस पे कानून बनाना या उस कानून को एग्जीक्यूट करने की पावर केवल सेंटर के पास होगी।
तो आपने देखा कि पावर कैसे डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच में। ये पावर केवल सेंटर और स्टेट के बीच में ही नहीं डिवाइडेड है। नाउ देयर इज अ थर्ड लेवल आल्सो व्हिच इज कॉल्ड एज लोकल गवर्नेंस। इसको मैं यहां पर समझाता हूं। लोकल गवर्नेंस ये इंडिया के लिए एक यूनिक स्ट्रक्चर है। अब सवाल उठता है, ये लोकल गवर्नेंस क्या है? क्या ये शुरुआत से था? नहीं, ये शुरुआत से नहीं था। जब भारत का संविधान बना था तो केवल दो लेवल थे, एक सेंटर का और एक स्टेट का। ये जो लेवल है ना लोकल गवर्नेंस का लेवल, ये 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ। हमने हमारे भारत के संविधान में दो बहुत ही बड़े अमेंडमेंट किए, एक 73rd और एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सवाल उठता है ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांधी जी का कहना यह था, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको आप अपने से रिलेट करिए। आपका स्कूल कैसे है? आपका स्कूल क्लासेस से बनके एक स्कूल बना है। अगर हर क्लास ये जिम्मेदारी ले ले कि वो अपने लेवल पे अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करेगी, अच्छा स्कोर परफॉर्म करेगी, तो डेफिनेटली क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका स्कूल भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि स्कूल कोई अलग से संस्था नहीं है, क्लासेस से बनके ही स्कूल बना है। वैसे ही गांधी जी का मानना था कि गांव से ही इंडिया है। अगर गांव को अच्छा कर सके तो उससे अपने आप इंडिया अच्छा हो जाएगा। और गांव अच्छे से काम कर सके, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गांव के लेवल के ऊपर उनको लोकली अपने आप को गवर्न करने का एक अधिकार देना चाहिए और उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए। क्योंकि उनका मानना यह था कि गांधी जी कहते थे कि भाई अगर सेंटर में वो जो 5 साल के लिए एक सरकार आ रही है, या फॉर दैट मैटर राज्य में भी 5 साल के लिए सरकार आ रही है, तो ये टाइम बहुत कम है बहुत बड़ा चेंज लाने के लिए। वो शहरों पे ध्यान देंगे, वो कस्बों पे ध्यान देंगे, गांव में ध्यान देंगे, जंगल में ध्यान देंगे, तो कुल मिला के ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गांव के लेवल पे भी इलेक्शंस हो, कि ताकि गांव वाले जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो अपने ही प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सके लोकल गवर्नेंस के लेवल पे। तो यही बदलाव लाया गया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 73rd ने ऐड किया शेड्यूल 11 और 74th ने ऐड किया शेड्यूल 12। इस शेड्यूल 11 में ग्राम पंचायत के, मतलब गांव पे लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल के बताया गया कि यहां पर इनकी पावर्स क्या होंगी। उसके लिए उन्होंने दिए 29 सब्जेक्ट्स। और शेड्यूल 10 में ये है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ये है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब गांव में अपने से गवर्न करने वाला सिस्टम, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस। और ये है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मतलब शहरों में भी 10 चीजें होती हैं जिसको कि मुद्दे होते हैं जिनको कि हमारे को हैंडल करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो ये अर्बन लेवल पे भी एक लेवल पे भी, शहर के लेवल पे भी एक सरकार बननी चाहिए और रूरल के लेवल पे भी एक सरकार बननी चाहिए। ये गांव और शहरों को देख सकते हैं बेटर तरीके से। इनको बार बार राज्य सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाने या उसको सॉल्व करने के लिए। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो अगर गांव अच्छे हो गए, शहर अच्छे हो गए, उनकी गवर्नेंस अच्छी हो गई, तो अपने आप स्टेट अच्छे हो जाएंगे, और स्टेट अगर अच्छे हो गए तो अपने आप देश अच्छा हो जाएगा। ये है इसके पीछे का लॉजिक। मैंने आई होप I was able to explain you, right? So यही है लॉजिक। अब आगे देखते हैं। So the others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of government enjoy their power independent of each other. जैसे मैंने आपसे बताया, ये दोनों ही अपनी पावर को independently enjoy करेंगे। They both are not answerable to each other for their actions. Okay? Next. ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि फेडरलिज्म है। ये आपको पता कैसे चलता है कि फेडरलिज्म है? सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी से फेडरलिज्म का क्या लेना देना है? अब मैंने आपको बताया ना कि यूनिटरी स्ट्रक्चर में क्या है। यूनिटरी स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल, इट कैन डू वट एवर इट फील लाइक।
जस्ट टू एंश्योर कि आज में, फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपके स्कूल में पावर डिवाइडेड है, एक प्रीफेक्ट के पास भी पावर है, आपके क्लास टीचर के पास भी पावर है, इसके अलावा वाइस प्रिंसिपल के पास भी है और प्रिंसिपल के पास भी है। ये ऐसा आपके स्कूल के एक रूल बुक में लिखा हुआ है। पर क्या हो अगर प्रिंसिपल जो है वो सिंगल हैंडेडली, बिना किसी को पूछे, ना टीचर को पूछे, ना क्लास प्रीफेक्ट मॉनिटर को पूछे, ना वाइस प्रिंसिपल को पूछे, क्या हो कि अगर वो उस रूल बुक को ही चेंज कर दे और ये बोले कि भाई अब सारी पावर किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। तो हो गया ना चेंज, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वही खत्म हो गया। आप संघवाद से टोटल यूनिटरी स्ट्रक्चर में चले गए, फेडरल स्ट्रक्चर से पूरा यूनिटरी स्ट्रक्चर में चले गए। ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो जज का काम कर सके, जो देख सके कि भाई केंद्र जो है यूनिलैटरली अपने अकेले से ही कोई ऐसा चेंज ना कर दे जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यू है, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक वैल्यू है यानी फेडरलिज्म, वही चेंज हो जाए। अगर फेडरल फीचर चेंज करना है, भारत के संविधान का कोई भी ऐसा फीचर चेंज करना है जो कि पावर को डिवाइड कर रहा है सेंटर और स्टेट या फिर फर्दर यूनिट्स में, तो उसके लिए उनको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है। मतलब दोनों हाउसेस को स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। और बात यही नहीं थमेगी, उनको फिर फर्दर इंडिया के 50% ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर से भी सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कराना पड़ेगा। मतलब 50% राज्यों की भी हमें अनुमति लेनी पड़ेगी अगर हमारे को कोई देश का फेडरल फीचर चेंज करना है। Which means that it has been made very tough by the constitution makers by the help of constitution provision कि भाई ये आसानी से कोई भी फेडरल फीचर चेंज ना कर सके। ये हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो एक सेकेंड, ये हो गया कौन सा वाला? ये हो गया बड़ा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम सॉरी गाइस, दिस इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि भाई जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर ना हो कि भाई कोई केस आया सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर जो है वो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर दे कि भाई स्टेट को हरवा दो, हमारे को जितवा दो, क्योंकि हम पावरफुल हैं और हम, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुल मिला के हमें ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे संविधान के अंदर जिससे कि जो आपकी जुडिशरी है वो बिना किसी प्रेशर में आए हुए सही निर्णय दे सके, सही जजमेंट दे सके। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं जिससे कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होकर बिना किसी प्रेशर के अपने जजमेंट को सामने रख सके इफ देयर इज अ केस जहां पे सेंटर या फिर स्टेट आमने सामने आ चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हमने बताया कि आपके पास जुडिशरी होनी चाहिए, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। दूसरा हमने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन को चेंज करने का तरीका है वो थोड़ा सा रिजिड होना चाहिए, मतलब इतना इजी नहीं होना चाहिए कि उसको आसानी से चेंज किया जा सके। तीसरा, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पता है हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, हाँ कि ना? सो डिवीजन ऑफ पावर हो गया। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया। अब बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है? आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट जो कि कानून बनाने का काम करती है पूरा देश के लिए, उसमें केवल लोकसभा नहीं है, उसमें राज्यसभा भी है, उसमें प्रेसिडेंट भी हैं। तो सवाल उठता है कि इसमें फेडरलिज्म कहां से आ रहा है? ये जो राज्यसभा है इसमें कभी सोचा है लोग कैसे आते हैं? लोकसभा के लिए तो हम वोट कर देते हैं, जिसको हम वोट कर देते हैं वो उस सीट पे जाके बैठ जाता है। बट राज्यसभा में लोग कौन है? राज्यसभा में वो लोग हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर से वहां पर पहुंचे। स्टेट लेजिस्लेचर को जिनमें हमने जिनको वोट करके भेजा है उन लोगों ने आपस में वोट करके राज्यसभा में लोगों को भेजा है। और आपको पता है कि भाई अगर कानून बनाना है तो बिल को दोनों हाउसेस से पास होने की जरूरत है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और राज्यसभा में पास होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और राज्यसभा में केंद्र के सरकार के लोग नहीं है, उनमें अलग अलग राज्यों के सरकार के लोग वहां पर पहुंचे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इन पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, in this sense federations are contrasted with unitary governments. Under the unitary system either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. मैंने आपको बताया
कि फेडरल यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा, हो सकता है कि वहां पर भी एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि एक से ज्यादा लेवल है, मगर वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट्स हैं भी वो कंप्लीट सबऑर्डिनेट हैं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसा कि बेल्जियम में 1993 से पहले हुआ करता था। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has powers of its own for which it is not answerable to the central government. Both these governments are separately answerable to the people. So मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर अलग है एंड दे आर नॉट आंसरेबल टू ईच अदर फॉर देयर एक्शंस एंड इंप्लीमेंटेशंस। Let us look at some of the key features of federalism. Now this is a very important topic. आपको ये 7 फीचर्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि ताकि आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है भाई कि अगर आप फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं तो आप पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं। पावर डिसेंट्रलाइज कब होगी, डेफिनेटली एक ही बात होगी, जब 2 या 2 से ज्यादा लेवल होंगे तभी तो आप पावर डिवाइड करोगे। अब एक ही लेवल होगा तो उसमें पावर कैसे डिवाइड होगी, पावर तो तब डिवाइड होगी ना जब 2 लोग होंगे। अगर आप अकेले ही सारी पावर रखोगे, एक अकेले आप ही हो, तो पावर तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली देयर हैज टू बी समबडी एल्स आल्सो जिसके साथ आप पावर को शेयर करोगे। सेकंड पॉइंट, different tiers of government govern the same citizens but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. So ये बेसिकली ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के भी हैं, उन्हीं लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार भी गवर्न करती है, और भारत सरकार सारे जितने लोगों को गवर्न करती है उसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के लोग केंद्र सरकार के तहत भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के तहत भी आ रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार के तहत भी आ रहे हैं और राज्य सरकार के तहत भी आ रहे हैं। बस फर्क ये है कि केंद्र सरकार का अपना जुरिस्डिक्शन होगा और स्टेट सरकार का अपना जुरिस्डिक्शन होगा। अब सवाल उठता है, ये जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन मतलब होता है आपका एक एरिया होगा, आपका कुछ एक पोर्शन होगा जिसके ऊपर आपकी पावर चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक शहर में पुलिस चौकियां होती हैं, वो पुलिस चौकियों का अपना अपना क्या होता है, एक दायरा होता है, एक जुरिस्डिक्शन होता है। उस जुरिस्डिक्शन के अंदर के जितने केसेस होंगे वो पुलिस थाना देखेगा। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। सो डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। सो आई होप कि आपको जुरिस्डिक्शन का मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि एक एरिया जिसपे कि आपका लीगली अधिकार है पावर्स को एक्सरसाइज करने का, एज सिंपल एज दैट। सो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए। पहला पॉइंट हमने देखा कि 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, 2 या 2 से ज्यादा। दूसरा ये होगा कि भाई सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होगा, सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर होगी। नोबडी विल बी आंसरेबल टू ईच अदर फॉर देयर एक्शंस। थर्ड, the jurisdiction of respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. सिर्फ कह देना कि भाई ये आपका जुरिस्डिक्शन है, ये आपका जुरिस्डिक्शन है, ऐसे काम नहीं बनेगा। The rules have to be mentioned in the form of constitution कि भैया ये हम आपको गारंटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि भाई कल दिन केंद्र चाहे तो it can snatch your power from you. That should not happen. The rules should be very clear so that there is no state of confusion in future. That is how and that is what the constitution has done in our case or it does in anybody's case. उसमें वो क्या करते हैं? It has laid down very clearly the subjects and under which schedule they have done it. They have done it under schedule 7. They have made it very clear which subject belongs to who and upon which they are going to legislate or execute. Okay. Fourth, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require consent of both the levels of government. As I had told you in the beginning कि भैया संविधान बहुत आसान नहीं है चेंज करना। अगर फेडरल फीचर को चेंज करना है so you need the consent of both the levels of government, whether it is at central or state. So that is exactly what is there in our constitution. Suppose if there is any federal feature that needs to be changed, in that case the parliament needs to pass it with a special majority. Along with that, the parliament also needs to have consent from 50% of the state legislatures
कि भाई वो भी अपना कंसेंट देते हैं फॉर दिस चेंज इन द फेडरल प्रोविजन। नेक्स्ट, courts have the power to interpret the constitution and these powers and the powers of different levels of government. The highest court acts as umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. Of course, the confusion may arise that which subject belongs to which level. There could be different types of interpretations of the constitution and that is why you need an umpire. आपको एक अंपायर की जरूरत है ये इंटरप्रेट करने के लिए कि एक्चुअल में ये पावर, ये सब्जेक्ट जो है वो किसका जुरिडिक्शन है, क्या वो सेंटर का है या वो स्टेट का है। इस तरीके के इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपके पास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। So sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. एक बात तो क्लियर है बॉस, बिना पैसे के कोई भी सरकार या कोई भी बॉडी काम नहीं कर सकती है। और सरकारें काम कैसे करती है, यू ऑलरेडी नो इट वेरी वेल, ये टैक्सेशन के सिस्टम से काम करती है। एक तरफ से टैक्स लेती है तभी तो वो सिस्टम को रन करती है। तो कौन सी चीज पे कौन टैक्स लेगा इसको भी बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोले, केंद्र बोले कि नहीं भाई ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इस पे तो हम टैक्स लगाएंगे, हमारे को टैक्स मिलना चाहिए, और राज्य बोले ये हमको मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको भी बहुत ही क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन टैक्स लिवाई करेगा। The federal system thus has dual objective to safeguard and promote the unity of country while at the same time accommodate regional diversity. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each of them would abide by its part of agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. So basically क्या बोल रही है, ये कह रहे हैं कि फेडरलिज्म में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई कॉन्सेप्ट है तो वो है ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट का। अगर ये ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है सेंटर और स्टेट को या फिर जितने भी लेवल्स हैं उनके बीच में, तो ही फेडरल स्ट्रक्चर अच्छे से आगे काम कर पाएगा। नहीं तो हमेशा सेंटर और स्टेट आपस में लड़ते रहेंगे। और इससे आपको अच्छी तरीके से पता है, जब एनर्जी चैनलाइज की जाती है तो फिर उसको कंस्ट्रक्टिव वे में चैनलाइज करना चाहिए। अगर हमारी एनर्जी इस तरीके से डाइवर्ट होती रहेगी कि ये आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। ओके, so the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another. Okay, ऐसा नहीं होता कि फेडरलिज्म में पावर डिवीजन हो रखा है तो वो एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ पावर डिवीजन होगा सारे देशों के अंदर। हो सकता है कि भाई ए कंट्री भी फेडरल हो, बी कंट्री भी फेडरल हो, मगर हो सकता है ए कंट्री में फेडरलिज्म में दोनों सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास एकदम इक्वल पावर हो, और दूसरे किस्म के फेडरल स्ट्रक्चर में ये हो सकता है कि सेंटर के पास ज़्यादा पावरफुल पावर हो और स्टेट के पास कम हो, मगर पावर अच्छे से डिवाइडेड है, ऑथेंटिक डिवीजन है, मतलब सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के, दोनों में पावर डिवीजन हो रहा है, ऑथेंटिक पावर डिवीजन है। हालांकि दोनों में इक्वल पावर डिवीजन हो रहा है ये जरूरी नहीं है, फेडरलिज्म इसे गारंटी नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के केस में देखें तो इंडिया के केस में आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर अ फेडरल कंट्री, वी हैव अ फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट this is also true that center is more powerful than the state, and I can conclude it by a simple example of schedule 7. You can very well understand by actually looking at the subjects. First of all, the number of subjects are definitely much more with the center than the state. Of course, they have 100 subjects, states have got only 61 subjects. First thing. Second thing is, not only the number of subjects are more, the important subjects are with the center and less important are with the state. Third, in case of concurrent list, both can legislate over it, but if there is a contradiction, the center's direction or the center's decision will prevail. And the fourth option is the residuary list. Again, it lies with who? It lies with the center. So clearly, and there are many other provisions which you will study with the course of time that will prove that center is more powerful than the state. But this is true that we are a federal country. Let me give you a special information. Nowhere in the constitution it has been written that India is a federal country. It's provision. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भैया हमारा देश जो है वो क्या है, फेडरल है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ना फेडरल वर्ड कहीं पर संविधान में आया हुआ है।
हाँ, उसके प्रोविजंस को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा देश क्या है, फेडरल कंट्री है। ओके, सो दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। ओके, दिस ब्रिंग्स अस टू द अनदर टॉपिक। यहां पर ये टॉपिक क्या आएगा कि एक फेडरेशन बनता कैसे है। मैं आपको बताता हूं ये कैसे बनता है। फेडरेशन जो है वो दो तरीके से बन सकता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है? सिंपल सी बात है बस। देखो, कुछ स्टेट्स हैं अलग अलग है, वो सारे स्टेट्स अभी तक मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली वीक हैं। अगर वो मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली वीक हैं तो वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि बॉस लेट्स कम टुगेदर, लेट्स फॉर्म अ कंट्री, लेट्स फॉर्म अ स्टेट, और ऐसा करके हम जब सब साथ में आ जाएंगे तो हम मिलिट्रीली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, इसका क्लियर एग्जांपल है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अलग अलग स्टेट्स थे। उन सारे स्टेट्स ने, 50 स्टेट्स ने यह निर्णय किया एक दिन कि हम सब साथ में आ जाते हैं और हम एक देश बनाते हैं। और उन्होंने क्या किया, एक देश का गठन किया जिसको आज हम यूएसए के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट वो सबसे पावरफुल देश है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे छोटे स्टेट्स ने टुगेदर आके एक बड़ा देश बनाया। ये तो होता है एसोसिएशन से, और एक होता है डिसोसिएशन से। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि सेंटर के पास पूरी पावर होती है। एक दिन सेंटर ये सोचता है यार एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम चाहते हैं हमारे देश का विकास हो तो ये ज़रूरी है कि हमें पावर डिवाइड कर देनी चाहिए, क्योंकि सारी पावर हमने रखी, अगर मतलब अपने पास ही रखी तो लोकल लेवल पे कोई देख नहीं पाएगा कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। हम वैसे भी उनकी प्रॉब्लम समझते हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं और कुछ पावर्स उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो वो क्या बन गया? बाय डिसोसिएशन। एक हो गया एसोसिएशन, दूसरा बन गया बाय डिसोसिएशन। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ बाय डिसोसिएशन। चलिए देखते हैं। देखो यहां पर लिखा हुआ है द फर्स्ट रूट जिससे कि एक फेडरेशन बन सकता है वो ये है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व independent states coming together on their own to form a bigger unit so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase the security. This type of coming together federation include the USA, Switzerland and Australia. So इसको हम association भी बोलते हैं और coming together federation भी कहते हैं। कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है इसलिए आप इसको प्रेफर करिएगा। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब सब साथ में आ रहे हैं और बड़े और पावरफुल देश बना रहे हैं इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर। सो डिसोसिएशन भी कह सकते हैं और इसे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी कह सकते हैं। आप होल्डिंग टुगेदर प्रेफर करिएगा क्योंकि आपकी किताब में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। एक है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रियलाइज कर रही है कि भाई शायद से हम लोग अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख पा रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी हम लोगों को एक सरकार बनानी चाहिए और कुछ पावर उनको देनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल कैसे याद कर सकते हो? इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। सो इसको आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो बैंक के नाम से SBI, S, B और I। इंडिया तो आपको पता ही है कि कैसे बना है, एसोसिएशन से या डिसोसिएशन से। यानी हम क्या है, हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन टाइप के। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं। ओके, देखिए अब क्या हो रहा है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विद सो मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड रीजन्स? व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अ कंट्री? सो बेसिकली अब हमारे को देखना है कि जो देश इतना ज्यादा डाइवर्स होता है तो उसमें कैसे पावर शेयरिंग होती है। गाइज वी हैव ऑलरेडी डन इट, सो अब हम इसको थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये आसानी से हो जाएगा। क्या है?
Let us begin with constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared as a union of states, although it did not use the word federation. The Indian union is based on the principles of federalism. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि कहीं पर भी फेडरलिज्म शब्द यूज नहीं किया गया है, इनफैक्ट यूनियन वर्ड यूज किया गया है, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यूनियन वर्ड यूज किया गया है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है. Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above, जो हमने 7 features पढ़े थे. We can see that all these features apply to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a 2-tier system of government, the union government or what we call the central government. एक और चीज है guys, आप इसको ध्यान में रखिएगा. ये जो 7 फीचर्स दे रखे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में ये 7 फीचर्स दे रखे हैं. इन 7 फीचर्स को सपोर्ट करने वाले प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये हमारा जो देश का मतलब संविधान है वो फेडरल है इन नेचर. ओके, सो हमारे देश में क्या है, 2 तरीके की गवर्नमेंट बनी थी जब संविधान बना था. एक तो यूनियन गवर्नमेंट बनी थी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स बनी थी. बाद में तीसरा टियर है फेडरलिज्म का, वो भी ऐड किया गया था इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी. पंचायत थी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए और म्युनिसिपैलिटीज थी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए. एक गांव के लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए, एक शहरों के लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए. एज इन एनी फेडरेशन, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union and state governments. Thus it contains 3 lists. अब ये 3 लिस्ट हैं. इन 3 लिस्ट के ऊपर अब आपको सब्जेक्ट्स देखने हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन लेजिस्लेट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा. यूनियन लिस्ट क्या बोल रहा है? यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री. अब आप ये सोचो कि ये जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको दे सकते हैं क्वेश्चन में कि ये सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं, सेंटर के अंदर आते हैं या फिर स्टेट के अंदर आते हैं. तो यहां पर ना आप उसका नेचर देख के आपको पता चलना चाहिए, क्या ऐसा हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इसके ऊपर हर स्टेट की अलग पॉलिसी हो. आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट किसके अंदर आना चाहिए. अब मान लो डिफेंस है. अब गुजरात के बॉर्डर के ऊपर हमारी इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, लड़ाई चल रही है या कुछ ऐसा अग्रेशन चल रहा है. क्या गुजरात की सरकार बोलेगी नहीं नहीं भैया हमारा अपना बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हम लोग इसको देख लेंगे? ऐसा नहीं कर सकते. यहां पर जुरिडिक्शन किसका हो जाएगा? सेंटर का, क्योंकि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ डिफेंस. एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास रहेगा? इनके पास रहेगा. बैंकिंग और ये सारी चीजें, ये कुछ ऐसी चीजें आप सोचो कि हर स्टेट का अपना एक अलग करेंसी होता. क्या ये मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज होती? नहीं, अच्छी चीज नहीं होती. इनफैक्ट किसी भी देश में नहीं है ऐसा. हर स्टेट की अपनी करेंसी हो गया, वो तो देश ही बदली हो गया. और कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी करेंसी एक्सचेंज के अंदर, कैसे कितना सब कुछ हौच-पौच हो जाएगा. इसलिए ऐसी कोई भी सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर पूरे देश में एक कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए, वो सारे सब्जेक्ट्स किसके पास रखे गए हैं? सेंटर के पास रखे गए हैं. इनको याद कर लीजिएगा, एक डिफेंस को, कम्युनिकेशन को, बैंकिंग को, फॉरेन अफेयर्स को. ठीक है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर है. अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर. अब स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, लोकली उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. इन सब के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का है. द स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन. Okay, both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the laws made by union government will prevail, as I have already told you earlier so many times. What about subjects that do not fall in any 3 lists, or subjects like computer software that came after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on the residuary subjects. Again, something which I have already explained you so many times. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. जाहिर सी बात है, होल्डिंग टुगेदर में क्या हो रहा है? सेंटर डिसाइड कर रहा है या लेट्स मेक अनदर लेवल, लेट्स गिव देम सम पावर. इफ द एग्जिस्टिंग लेवल is creating another level, why would it give equal power to that level? जाहिर सी बात है. तो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे कि पावर दी गई है, इंडिपेंडेंट है वो, उस सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट और एग्जीक्यूट करने के लिए उसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक पावर दी गई है.
मगर ज्यादा पावर हमेशा सेंटर अपने पास रखेगी, जैसा कि इसमें देखोगे आप। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. Some states enjoy special status. कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है, हम उन स्टेट्स को देख लेते हैं, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली आर्टिकल 371 उनको स्पेशल पावर अलॉट करता है इन स्टेट्स को, ड्यू टू देयर पेक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। उनके हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से क्या होता है, उनको स्पेशल पावर जो है वो अलॉट की गई है उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture and also preferential employment in the government services. Indians who are not permanent residents of the state cannot buy land or house here. Similar special provisions exist for certain other states of India as well. So basically किस तरीके के ये provisions होते हैं जो इनको special बनाते हैं? ये provision होते हैं जैसे कि कोई भी outsider वहाँ पर क्या बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, यानी लैंड नहीं खरीद सकता। अगर वहाँ पे उनको लैंड खरीदना भी है तो उनको जो है किसके साथ उनको पार्टनरशिप करना पड़ेगा, लोकल लोगों के साथ, कि ताकि उसका फ़ायदा उनको मिल सके। और अलग प्रोविजंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि उन स्टेट के जो जॉब्स हैं वो उनके लिए रिजर्व किए जा सकते हैं। ऐसे करके वो अपने इंडिजिनस मतलब वो अपने लोकल लोगों को, जो उनके वहाँ के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए सारे प्रोविजंस किए जाते हैं। ऐसे प्रोविजंस होते हैं। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. So क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं इंडियन पावर में जिनको की थोड़ा कम पावर मिलती है। These are areas which are too small to become. Now they are talking about union territories. बोल रहे हैं कि इंडिया में केवल स्टेट्स ही नहीं है, इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जो कि जिनको की बहुत कम पावर दी गई है। और ऐसे में कौन सी आती हैं, वो यूनियन टेरिटरीज आती हैं। बेसिकली ये वो एरियाज होते हैं जिनको कि सेंटर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है। एक्चुअली कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं थ्रू देयर नॉमिनीज, जिनको कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर चीफ कमिश्नर कहते हैं। सो ये यूटीज की बात करेंगे, जैसे कि चंडीगढ़, इसके अलावा दमन दीव, अंडमान निकोबार, ऐसे। ओके, सो इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो इनको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जैसे मैंने कहा कि इजी नहीं होगा, रिजिड स्ट्रक्चर होगा। The parliament cannot on its own change the arrangement. Any change to it has to be first passed by the houses of the parliament with at least 2/3 majority. Thus it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. This is something which I've already told you, explained you. आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुना होगा आपने तो आपने समझा होगा कि इतना आसान नहीं है फेडरल फीचर को चेंज करना। The judiciary plays an important role in the overseeing of the implementation of the constitutional provisions and procedure. जैसे मैंने आपसे बताया कि जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फेडरलिज्म में, क्योंकि वो एक एज अ जज का काम करते हैं। In case of any dispute about the division of power, the high courts and the supreme court make a decision. So high court और supreme court जो है वहां पर अपना jurisdiction play करते हैं। अगर दो पार्टीज, अपोजिंग पार्टीज कौन है, सेंटर और स्टेट, आपस में प्रॉब्लम आ चुकी है बॉस, सेंटर बोल रहा है ये सब्जेक्ट मेरे पास है, स्टेट बोलता है मेरे पास है, तो अब यहाँ पे संविधान को क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस इंटरप्रिटेशन the judiciary will play its role and its interpretation will be final. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry the government and the responsibilities assigned to each of them. So with this, we complete our first part of chapter 2. I hope you have understood it well. एक दो बार अगर आपको समझ में नहीं भी आया, वैसे तो आ गया होगा मेरे ख्याल से, I have explained you in depth, but in case you have not understood, please go through the video once again, and if you still have doubt, please put them in comment box. I will try to respond to them. Thank you so much.